फोर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में। बेसिकली टॉपिक मेन अधिगम है। इससे पहले मैं 3 टॉपिक बना चुका हूँ जो साइकोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। उनमें से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अधिगम पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 तक भी आ जाते हैं, क्योंकि अधिगम और व्यक्तित्व तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भले ही कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो साइकोलॉजी का, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अधिगम पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। और रीट में तो ये 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, इसके चारों हिस्से आएंगे। और फर्स्ट ग्रेड में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या है अधिगम क्या है, बल्कि आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किन हिस्सों पे ध्यान रखना है, ताकि आपका पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। आइए शुरू करते हैं अधिगम। देखिए, सबसे पहले किसने क्या कहा था? अल्फ्रेड नॉर्थ वाइटहेड। वैसे AN वाइटहेड बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में इनको, लेकिन मैं पूरा नाम लिखना बेहतर समझा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में फुल नेम आ जाता है, उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि AN का कई मतलब निकलते हैं। अल्फ्रेड नॉर्थ वाइटहेड ने कहा था, सीखना अतीत की त्रुटियों के साथ साथ उसके ज्ञान को भी सुरक्षित रखता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये थॉट्स वगैरह आ जाते हैं। देखिए, अधिगम क्या होता है? जब भी हमारे व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि स्थायी परिवर्तन या अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम में क्या होता है? तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है जब भी हमारे व्यवहार में, तो उसको अधिगम कहा जाता है। क्योंकि व्यवहार में कुछ भी, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं वो स्थायी नहीं हो सकती, लेकिन अपेक्षाकृत स्थायी हो सकती है। कि हो सकता है आपने 20 चीज़ें सीखी और उनमें से 10 चीज़ें आपके ऐसे स्टेज जो आपने बचपन सीखी थी बड़े तक भी वही काम आई हो, लेकिन आपकी 10 चीज़ों में चेंजेस करते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने दोस्तों से कैसे इंटरेक्शन करते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते थे तब दोस्तों से अलग व्यवहार था, कॉलेज में आपका पता चला कि आपको दोस्तों से अलग तरह का व्यवहार रखना पड़ेगा। जैसे जब आप छोटे होते हैं तो थोड़ा झगड़े ज़्यादा होते हैं, भाई बहन के बीच में झगड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड आप समझते हैं कि नहीं, भाई बहन से ज़्यादा या परिवारजन है उससे ज़्यादा, दोस्तों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और ये सब आप लोग आपको काफ़ी खुशी देते हैं, तो आपका व्यवहार चेंज हो जाता है। जो आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते थे वो आप इरिटेट नहीं होते। तो ये अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, जो आपकी लगभग 19-20 साल की उम्र में शुरू होता है और लगभग 60-70 साल तक चलता है। और फिर उसके बाद सठियाने की एज आती है। ऐसा कहा जाता है, खैर जोक है, कि सठिया जाते हैं तो उसमें इरिटेशन ज़्यादा होता है, इसलिए उस 60 के बाद की उम्र को कहा जाता है। हालांकि सब में नहीं होता, कई कई मतलब ऐसे स्लैंग के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। खैर, लेकिन व्यवहार में कुछ परिवर्तन दवाओं के उपयोग अथवा थकान के कारण भी हो सकते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे एक्टिवनेस, लेजीनेस, ये भी हम सीखते हैं। अगर आप एक्टिव बनना चाहते हैं, जैसे आर्मी का कोई बंदा होगा तो वो हमेशा एक्टिव रहेगा। आर्मी में जाने वाला बंदा हमेशा एक्टिव रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि सुबह 5 बजे तो कम से कम जग जाना है, तैयार रहना है। लेकिन मान लीजिए वही आर्मी का बंदा कभी घर आता है और खांसी बुखार हो जाता है तो दवाई खा लेता है और सो जाता है, और दूसरे दिन नहीं जगता, तो क्या आप कहेंगे उसको अधिगम हुआ है, उसने आप जो है सुस्ताना या आलस सीख लिया है? ऐसा नहीं है, क्योंकि दवाओं के प्रयोग से जो भी हमारे व्यवहार में चेंज हुआ है वो सिर्फ एक क्षण भर के लिए उस दवा के असर तक ही रहता है। तो इन दवाओं के प्रयोग से जो भी हमारे व्यवहार में चेंज आता है उसको हम जो अधिगम नहीं मानते। दूसरा, थकान के कारण, जैसे मान लीजिए आपने ड्राइविंग करी, बहुत ज़्यादा दूर तक गए, अब आप थोड़ा सा इरिटेट हो गए, और आप दोस्त, वैसे आप बहुत ज़्यादा मतलब घूमने फिरने वाले इंसान हैं, इंक्विजिटिव इंसान हैं, नई नई जगह देखना पसंद करते हैं, तो ये भी एक अधिगम है कि आप को हमेशा नई चीज़ें पसंद है, लेकिन उस दिन आपने मना कर दिया, यार मैं नहीं चाह रहा, मैं बहुत थक गया हूँ। तो ये भी क्या है, जो चेंज है वो अपेक्षाकृत स्थायी नहीं है। वो जब आपकी थकान है, आप बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा थका हुआ और आपके हाथ पैरों में हल्का दर्द भी हो रहा है, इसके कारण आपने मना किया था, तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए थकान और दवाओं के उपयोग से होने वाले आपके व्यवहार में या आपकी किसी भी चीज़ में परिवर्तन, जो सीखने की क्षमता परिवर्तन, वो अधिगम में नहीं आता है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। ये पूछा जा चुका है कि कम से कम, चाहे आपने नेट JRF कुछ भी दिया हो, चाहे रीट दिया हो, और मैंने ये क्वेश्चन शायद हरियाणा के टेट में देखा था। उन परिवर्तनों को यह अधिगम माना जाता है जो अभ्यास और अनुभव के कारण होते हैं, जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। देखिए, हमारे अनुभव, जैसे मान लीजिए आप किसी हॉस्टल में जाते हैं और आप देखते हैं कि 8 बजते ही खाना आ जाता है, तो ये आपका अनुभव है कि 8 बजने के जस्ट बाद ही खाना आ जाएगा। और तो आपने ये चीज़ सीख ली कि आपको अब खाना किस वक्त खाना है, 8 बजे के बाद। तो ये आपके अनुभव से आता है। अगर आपने मान लीजिए कहीं बाहर जाते हैं और आप देखते हैं कि जैसे कि
किसी रेस्टोरेंट वगैरह में आपने देखा हो रिजर्व टेबल का कंसेप्ट भी होता है, तो आप जाते हो गलती से रिजर्व टेबल पर बैठ जाते हैं, तो आपका अनुभव हुआ कि नहीं रिजर्व टेबल पर नहीं बैठना चाहिए, तो आपने अनुभव से ये चीज़ सीखी। अभ्यास कोई भी एक्सरसाइज से हम कुछ भी सीखें, जैसे कुछ भी लिखना पढ़ना मैथमेटिक्स वगैरह, ये सब अभ्यास से सीखते हैं और अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं जो भी परिवर्तन होते हैं, तो इसको अधिगम कहते हैं। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। जब हम एक घटना को बहुत बार एक निश्चित क्रम में घटित होते हुए अनुभव करते हैं तो हम जान जाते हैं कि अमुक घटना के तुरंत बाद दूसरी निश्चित घटना होगी। जैसे जब हम एक घटना को बहुत बार एक निश्चित क्रम में घटित होते हुए अनुभव करते हैं तो हम जान जाते हैं कि अमुक घटना के तुरंत बाद दूसरी निश्चित घटना होगी। जैसे आपको पता है कि हॉस्टल में आप रहते हैं, 8 बजे घंटी बजती है, उसके बाद आपको खाना मिल जाता है। तो आप 8 बज जाएंगे तो आप इंतजार करेंगे कब घंटी बजती है, जैसे घंटी बजेगी आपको पता है कि आप खाना अवेलेबल, तो आप सीधे अपने हॉस्टल के रूम में से निकलेंगे और खाना खाने चले जाएंगे। तो ये हमारे अनुभव अभ्यास का ही नतीजा है कि हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन क्या ये बार बार ज़रूरी होता है? क्या ये ज़रूरी है कि आपको कोई चीज़ सीखने के लिए जब तक आप उस पर बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं करेंगे या आपको बहुत बार उस चीज़ से गुजरना नहीं पड़ेगा आप उसको याद नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। मान लीजिए कि आपने कहीं गए, किसी शादी पार्टी में गए और थोड़ा आपने देखा वहाँ अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट मेंटेन है और आपने कुछ खा लिया और फिर आधा पौन घंटे बाद ही आपके पेट में बहुत तेज दर्द हो गया या आपको फूड पॉइजनिंग हो गई खाना खा के उस अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में, तो आप क्या होगा एक ही बार में सीख लेंगे कि यार ये जब भी आप अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में जाएं तो खाने को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। तो उसमें क्या होगा आपको एक बार में याद हो जाएगा। ये खास तौर से देखा गया है कि सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में भी ऐसा है कि अगर उनको खाने की कोई चीज़ पदार्थ में अगर आप कुछ भी मिला दें, पॉइजन मिला दें, तो अगर वो बच गया तो उसको पता चल जाएगा कि उसमें पॉइजन है, वो दोबारा उसको टेस्ट नहीं करेगा। वह परिवर्तन जो उद्दीपक के लगातार उद्भाषण के कारण, यानी उद्भाषण मतलब एक्सपोजर, यानी एक मान लीजिए कि आप कोई आवाज़ सुन रहे हैं, जैसे आपके घर के पड़ोस में कोई शादी पार्टी चल रही है तो आप गाने की लगातार आवाज़ सुनते जाएंगे, तो उससे हमें क्या होगा जैसे 3-4 दिन तक चलता रहा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप 3-4 दिन तक आप आवाज़ सुन के जगे हुए हैं, आपको सोने की आदत पड़ जाएगी। हो सकता है कि उसका कुछ टाइम बाद, जैसे आज के बाद दूसरे दिन जब वो गाने बजे तो आप उसको ज़्यादा ध्यान भी ना जाए कि गाना बज रहा है। इसमें क्या हुआ आपका उद्भाषण हुआ है, वो उद्दीपक जो साउंड है, जो गाने बज रहे हैं उस साउंड के आपको आदत पड़ गई है। अब आप बिना मतलब उस साउंड के होते हुए भी अब आप आराम से सो सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है उसको हैबिचुएशन या आदत कहते हैं, ये भी अधिगम नहीं है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आदत जहाँ भी होगी, मान लीजिए आपसे ये सवाल ही पूछ लिया जाए इस तरीके से कि आपके घर के पड़ोस में शादी हो रही है और वहाँ गाने बजने ढोल वगैरह बजते रहते हैं, मतलब पूरे हफ्ते भर का प्रोग्राम है, और धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले दिन तो आप बहुत इरिटेट हुए, फिर दूसरे दिन आप कम इरिटेट हुए, तीसरे दिन से आपने उस पर इग्नोर करना ही शुरू कर दिया, या आपकी बॉडी को पता ही नहीं चल रहा था कि ज़्यादा गाने बज रहे हैं। कोई बताता तब ध्यान आता हाँ गाने बज रहे हैं, अदरवाइज़ आपको याद ही नहीं आ रहा। तो क्या हुआ आपकी बॉडी ने जो क्या था उसको एक तरह से अडेप्ट कर लिया आपने। तो क्या ये अधिगम माना जाएगा, यानी लर्निंग माना जाएगा? नहीं। तो अधिगम किन 3 स्थितियों में नहीं होता अब तक हम जो सीखा। पहला, अगर दवाओं के प्रयोग से आपके अंदर कोई भी चेंज आ रहा तो अधिगम नहीं है। दूसरा, अगर आप थकान के कारण आपके अंदर कोई भी चेंज आ रहा है तो वो अधिगम नहीं है। और तीसरा, अगर आप किसी चीज़ की आपको आदत पड़ गई है या आदत बन गई है, उससे आपके अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं वो अधिगम नहीं है। क्योंकि इसका कारण आप मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए हफ्ते भर बाद वो शादी पार्टी ख़त्म होगी, अब वहाँ 1 साल तक कोई शादी नहीं है, तो आपकी बॉडी वो अडेप्टेशन एक तरह से भूल जाएगी, और फिर अचानक से कोई शादी आएगी तो फिर आपको 1-2 दिन इरिटेशन रहेगा और उसके बाद बॉडी अडेप्ट करेगी। तो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन था वो स्थायी परिवर्तन नहीं था, अपेक्षाकृत मतलब स्थायी परिवर्तन नहीं था। अगर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन नहीं है तो अधिगम नहीं होता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन से भिन्न है। अनुमानित प्रक्रिया का मतलब है कि क्या होता है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो उससे दूसरा ये अनुमान लगाता है कि आपने कोई चीज़ सीखी या नहीं सीखी। मान लीजिए आपको क्रिकेट बॉल दे दी जाए और आप कहें बॉलिंग करो, अब बॉलिंग आपकी स्टंप से इधर उधर जा रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे स्टंप्स के नज़दीक आती जाती है और आप देखते हैं कुछ समय बाद वो बिल्कुल स्टंप पे ही आपकी बॉल जा रही है। तो इससे जो आपको जो ट्रेनर होगा या कोच होगा वो ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ आपने कुछ सीख लिया है। और अगर आपकी बॉल अभी भी इधर उधर जा रही है तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा। तो ये अनुमानित प्रक्रिया है और आपकी परफॉर्मेंस से डिफरेंट होती है, लेकिन परफॉर्मेंस से अधिगम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पहली बात। दूसरा, हो सकता है आपको कोई चीज़ पता हो लेकिन आप उसको वैसा परफॉर्म ना भी करें, इसलिए जो अधिगम होता है वो एक अनुमानित प्रक्रिया होती है। निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित व्यवहार है या अनुक्रिया या क्रिया है।
जो परफॉर्मेंस है, आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका या तो कोई रिस्पॉन्स है, कोई स्टिमुलस, आपको किसी ने कहा कि यार बैट बॉल करा दे, या आपने जस्ट ऐसे ही बॉल करा दिया, आपको मन हुआ तो क्रिया है। अगर आपने किसी कहने पे कराई तो अनुक्रिया है, क्योंकि उसमें एक उद्दीपक है, कोई कह रहा है, कुछ कह रहा है, भले ही वर्बली है, तो आपका जो ऑब्जर्व बिहेवियर है वो निष्पादन होता है। अधिगम की कई विधियाँ होती हैं, खासतौर से हम इसमें जो शुरुआत करेंगे आज के वीडियो में वो बेसिकली प्राचीन अनुबंधन के बारे में होगा। तो इसको आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अधिगम मैंने जो आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत एलैबोरेट बड़ा टॉपिक है। इसको समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपको एक बार समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आप मनोविज्ञान में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसका बहुत अच्छा या जो कहें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पर। कुछ का उपयोग साधारण अनुक्रियाओं के लिए होता है, मतलब जो विधियाँ होती हैं उनमें कुछ रिस्पॉन्स तो बहुत साधारण रिस्पॉन्सेज हैं जो आप डेवलप कर लेते हैं ईजिली, जबकि कुछ का उपयोग बहुत ही जटिल अनुक्रियाओं के लिए होता है। जैसे कॉग्निटिव लर्निंग जो होगी, संज्ञानात्मक अधिगम जो होता है वो बहुत जटिल होता है। उसमें कई चीज़ आती है, कंप्यूटर वगैरह भी आती है, मैथमेटिक्स भी आती है, रीजनिंग आती है, डिडक्टिव रीजनिंग, तो इंडक्टिव रीजनिंग आप पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा जटिल होता है। अब जो आप क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको प्राचीन अनुबंधन या क्रिया प्रस्तुत ऑब्लिक नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं, ये जो होती है ये साधारण विधियाँ हैं अधिगम की। तो सरलतम विधि कौन सी है? ये दोनों, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत और नैमित्तिक अनुबंधन क्या है, ये सरलतम विधि है। ये भी आप याद कर लीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्डिंग। अधिगम इसके अतिरिक्त प्रेक्षणात्मक अधिगम होता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है। जैसे आपने अपने दोस्तों को पार्टी में गए, अब आप मान लीजिए ऐसी पार्टी में गए जिसमें आप कभी नहीं जाते थे, कोई कॉर्पोरेट पार्टी हुई और आप अभी तक जाता फैमिली वगैरह पार्टीज़ में या दोस्तों के साथ ही गए थे, तो कॉर्पोरेट में क्या होगा, आप जाएंगे पार्टी में और आप देखेंगे दूसरे किस तरह से व्यवहार करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ गिलास से डिफाइन हो जाता है गिलास के अंदर क्या है। जो शराब का गिलास होगा वो बिल्कुल अलग होता है। मेरे साथ एक सीनियर खड़े थे और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो गिलास है ये वाइन का गिलास है, क्योंकि वो खुद भी ऐसा एक्सपीरियंस कर चुके थे, वो लोग, उनको पता था, तो उन्होंने मुझे बता दिया। तो ये चीज़ें हैं, ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग से आप सीखते हैं। फिर कॉग्निटिव कंडीशनिंग होती है, संज्ञानात्मक अधिगम, जिसमें मैंने आपका, इसमें तो खासतौर से ये रीजनिंग वगैरह आती है, और ये थोड़ी सी आप यूँ समझिए ये जटिल अधिगम में से एक है। फिर वर्बल कंडीशनिंग यानी वाचिक अधिगम, संप्रत्यय कंडीशनिंग, कंसेप्ट लर्निंग, कौशल अधिगम, स्किल लर्निंग, ये सारे हैं, और ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और आपको अच्छे से सिखाने का मैं प्रयास करूँगा। मुझे यकीन है, क्योंकि मेरा एक ध्यान रहता है कि आपको जो चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, जब मैं आपको पढ़ा दूँ उसके बाद वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए।